हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हम लोग बड़े से बड़े टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है और जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है। तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये मगध साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य क्यों हो जाता है, क्यों सभी राजा मगध पर कब्जा करना चाहते हैं और मगध से अपना राज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये मगध है ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से प्राकृतिक अवरोधकों से बंधा हुआ है। यानी अगर कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण करना चाहे तो उन्हें इन सब से पहले क्या करना होगा, नदियों को पार कर कर तब जाकर मगध पर वो क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मगध है। मगध के उत्तर में आपको गंगा नदी देखने को मिल जाती है और पश्चिम में आपको सोन नदी और पूरब में चंपा और दक्षिण में विंध्य पर्वत देखने को मिल जाता है, जो एक नेचुरल क्या करता है, बाउंड्री इसके चारों तरफ क्रिएट कर देती है और मगध को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी वजह से मगध जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मगध के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मगध की राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जैसे कि पढ़ेंगे मगध के बारे में, तो हमें बेसिकली दो राजधानियाँ देखने को मिलेगी मगध की। सबसे पहली जो राजधानी होती है ग्रीवरिज या फिर राजगृह, जिसे राजगृह भी कहते हैं, ये आपको पहली राजधानी देखने को मिल जाती है। और कई सारे राजाओं की राजधानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर देखने को मिलती है। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से सम्राट का कौन सा राजधानी था। तो फ्रेंड्स, ये जो राजधानियाँ भी है ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे जो ये राजगृह या ग्रीवरिज हैं ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस वजह से ये राजधानी और भी सुरक्षित हो जाती है बाहरी आक्रमणकारियों से। इसी तरह जब अगर आप पाटलिपुत्र को देखेंगे तो इसमें भी आपको ये नदियों से घिरी हुई दिखेगी। आपको उत्तर पूरब में आपको गंगा नदी देखने को मिल जाती है, इसी तरह गंडक और आपको सोन नदी से ये पाटलिपुत्र घिरा हुआ मिल जाता है, जिससे ये बाहरी आक्रमणकारियों से काफ़ी सुरक्षित आपका बन जाता है। इसी वजह से इन दोनों को ज़्यादातर मगध के जो राजा होते हैं इन दोनों को ही राजगृह या फिर पाटलिपुत्र को ही अपना क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। अब चलते हैं हम कि मगध राजवंश में कितने आपके वंश आए थे। तो बेसिकली मगध राजवंश में हमें 3 वंश देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला वंश जो हमें देखने को मिलता है वह है हर्यक वंश। हर्यक वंश एक ऐसा वंश है जिसे हम पृथहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हर्यक वंश को पृथहंता वंश क्यों कहते हैं। आप देखेंगे कि इस पृथहंता वंश इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी आपको शासक देखने को मिलेंगे वो अपने पिता की हत्या कर कर क्या करते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं। इसी वजह से इसको पृथहंता वंश भी कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि हर्यक वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि हर्यक वंश को पृथहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो मगध राजवंश की जो सबसे पहला वंश है वह है हर्यक वंश। इसी तरह मगध राजवंश का दूसरा वंश है शिशुनाग वंश और इसी तरह तीसरा वंश का नाम है नंद वंश। और इसी तरह यहाँ पर इसके टाइम पीरियड्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि हर्यक वंश का जो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलता है 544 बीसी से 412 बीसी देखने को मिल जाता है। और इसी तरह शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड 412 बीसी से 344 बीसी देखने को मिल जाता है। और नंद वंश का आपका टाइम पीरियड 344 बीसी से 324 बीसी हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप इन टाइम पीरियड को याद नहीं भी रखते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि मगध राजवंश में कौन कौन से वंश आए थे। अब हम लोग बेसिकली बारी बारी से देख लेते हैं कि हर्यक वंश में कितने शासकों ने राज किया था। तो देखते हैं हर्यक वंश जिसे पृथहंता वंश भी कहते हैं, इसमें जो सबसे पहला शासक हमें देखने को मिलता है
वो बिंबिसार देखने को मिलता है। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक हैं, वही आपके मगध के भी संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला जो राजा होता है वही उस वंश का भी क्या होता है, संस्थापक होता है। तो आपको जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछ देता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन हैं, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक और इसके पहले शासक जो हैं वो बिंबिसार है। और हर्यक वंश के साथ साथ ये मगध साम्राज्य के भी पहले शासक हैं, इसलिए इसको मगध का संस्थापक भी कहा जाता है। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश की राजगद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करके क्या करता है, राजगद्दी पर बैठता है। तो बिंबिसार के बाद तो दूसरा राजा होता है हर्यक वंश का, वो अजातशत्रु होता है। इसके बाद जो आते हैं हमारे अजातशत्रु का पुत्र उदयीन, ये वही पुत्र है उसका जो अपने पिता की फिर हत्या कर देता है और उसकी राजगद्दी पर उदयीन बैठ जाता है। फिर चौथे लास्ट में नागदशक क्या करता है, इसकी राजगद्दी पर बैठता है। तो इस तरह से हमें हर्यक वंश में 4 शासक को याद रखना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक। इस तरह हमें इन सभी को बारी बारी से डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इन बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी तरह जब नागदशक के बाद ये आपका हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक होता है वो शिशुनाग होता है, जो कि नागदशक के बाद जो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है वह शिशुनाग बैठता है और शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। शिशुनाग के बाद कालाशोक मगध के गद्दी पर बैठता है, यानी शिशुनाग वंश का जो दूसरा राजा होता है, दूसरा शासक होता है, वह कालाशोक होता है। तो शिशुनाग वंश में आपको बेसिकली 2 ही सम्राट देखने को मिल जाते हैं, शिशुनाग और कालाशोक। ये कालाशोक वही कालाशोक है जिन्होंने क्या करवाया था, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में करवाई थी। आपको बताना है पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और किस सम्राट ने करवाई है। अब देखो, कालाशोक के बाद आपका नंद वंश का समय पीरियड शुरू हो जाता है और ये जो नंद वंश के जो संस्थापक होते हैं वो महानंदिन माने जाते हैं। और महानंदिन के बाद महानंदिन की हत्या करके महापदानंद जो है इसके नंद वंश के दूसरे सम्राट बनते हैं और मगध साम्राज्य के गद्दी पर बैठते हैं। महानंदिन के बाद महापदानंद और महापदानंद के बाद घनानंद या फिर इसको धनानंद भी कहते हैं, वह क्या करते हैं, नंद वंश के तीसरे सम्राट होते हैं। इस तरह से मगध साम्राज्य में 3 तरह के वंश हमें देखने को मिल जाते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और हर्यक वंश में हमें 4 आपको क्या देखने को मिलते हैं, शासक देखने को मिलते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, नागदशक। शिशुनाग में शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक और इसी तरह नंद वंश में महानंदिन, महापदानंद और घनानंद देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बिंबिसार के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बिंबिसार के शासनकाल में कौन सी आपकी राजधानी थी, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना जो फीडबैक है, आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।